नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, सदन में प्रश्नकाल के दौरान हो सकता है हंगामा। विपक्ष भू कानून को लेकर उठा सकता है नियम 310 में सवाल। विभागवार बजट पर होगी चर्चा। अरुणाचल एवं मिजोरम मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में की शिरकत। दोनों राज्यों की देखने को मिली लोक कला की झलक। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होंगे एग्जाम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ओवर स्पीड से दुर्घटनाओं को लेकर जनहित याचिका दायर। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट से 6 सप्ताह में मांगे सुझाव। 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। मसूरी में बारिश और आसपास के क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने जमकर उठाया आनंद। गर्म कपड़े और अलाव का ले रही हैं सहारा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हो सकता है। विपक्ष भू कानून को लेकर के नियम 310 के तहत सवाल उठा सकता है। सदन में दोपहर बाद विभागवार बजट पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। कल उत्तराखंड का बजट पेश हुआ। आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष भू कानून को लेकर भी हंगामा कर सकता है, इसके आसार हैं? श्वेता, आपको बता दें कि आज जो बजट सत्र का चौथा दिन है और कल सरकार ने सदन में देर रात भू कानून विधेयक रखा है, तो उस पर आज चर्चा होगी। उसके चर्चा के दौरान सदन में हंगामा की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार की इस तरह का पहले से ही विपक्ष ने कह रखा है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो सरकार ने भू कानून के रूप में लाई है। उस पर चर्चा के दौरान विपक्ष का क्या मांग है और पक्ष ने क्या रखा है, इस पर 310 के दौरान जो चर्चा होगी उस पर काफी हंगामा होने की संभावना है। साथ ही अगर बात करें कि सदन का दोपहर के बाद जो कल बजट पेश हुआ है उस पर विभागवार बजट पर चर्चा होगी कि सरकार ने किस मद में कितना पैसा रखा है, इसको लेकर के विपक्ष के साथ चर्चा की जाएगी। श्वेता जी शैलेंद्र, देखिए विपक्ष जो है वो लगातार भू कानून को लेकर के सवाल उठाता रहा है और आज भी सदन में हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड का बजट भी पेश हो चुका है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, तो ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है आज पक्ष को घेरने के लिए? बता दें कि अगर भू कानून की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत पहले से मांग की जा रही है कि यहाँ पर उत्तराखंड में हिमाचल की तरह सख्त भू कानून लागू किया जाए, ताकि बाहर के लोग जो आते हैं कृषि के नाम पर यहाँ भूखंड जो पहाड़ों में खरीद रहे हैं और पहाड़ से लोगों का पलायन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार से बहुत बड़ी मांग थी। इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन कई बार राज्य में हो चुके हैं कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लाया जाए, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद करके न खरीद सके। तो इसके लिए सरकार ने इस बार भू कानून लाई है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि भू कानून कैसे लाई है, क्योंकि अगर नारायण दत्त तिवारी के समय की बात की जाए तो उस समय 500 गज था जमीन, बाहर के लोग खरीद सकते थे। जब भुवन चंद खंडूरी आए तो उन्होंने 250 गज किया था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह पवार की जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उसमें इस भू कानून में ढील दी गई थी, जिस
उस समय से ही उत्तराखंड में भू कानून को लेकर के लोगों की बहुत मांग थी कि सख्त भू कानून लाया जाए। सरकार ने भी कई बार आश्वासन दिया था और इस बार भू कानून को सरकार सदन पर लाई है। अब इस पर चर्चा होगी तो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो विपक्ष इसमें त्रुटियां अभी से गिना रहा है कि भू कानून ऐसा होना चाहिए, तो इसकी पूरी संभावना है कि भू कानून को लेकर के सरकार पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा होगा। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं प्रदेश में भूमिधरी का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नियम 58 के तहत कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से ये मामला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिस कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मसलन उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि जिस तरह से आम लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में सरकार को अधिकार स्थानीय लोगों को देना चाहिए। निश्चित तौर पर विषय बड़ा गंभीर है और मैंने बाद में भी चर्चा की माननीय मंत्री जी से। तो जो राजस्व की भूमि है उसका निस्तारण हो सकता है, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया उन्होंने बताई भी है, बनी हुई है FRA एक्ट में। और जो वन भूमि है तो वन भूमि के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर वन भूमि राजस्व भूमि में ट्रांसफर हो सकती हो, यदि कोई ऐसा प्रोविजन है वो दिखाना पड़ेगा, तो फिर उसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारी राजस्व की सरकार की भूमि है, निश्चित तौर पर उसका रास्ता निकाला जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हमने सरकार से कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों के लिए है और गरीबों को भूमिधरी से वंचित रखकर उन योजनाओं से भी वंचित रख रही है सरकार। आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई गरीब है, उसको आवास चाहिए, तो जो गरीब है वो नदी की जमीन पे, नाले की जमीन पे, वर्ग 4 की जमीन के, वर्ग 5 की जमीन पे, फॉरेस्ट की जमीन पे, सरकारी जमीनों पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास जमीन की व्यवस्था नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास है 2016 में वो नियम लेकर आ गए कि जिसके पास रजिस्ट्री वाली जमीन होगी, जिसके पास भूमिधरी जमीन होगी, उसी को आवास मिलेगा। तो आपने सीधे सीधे गरीब को, भूमिहीन को वो लाभ लेने से बाहर कर दिया। वहीं राजभवन में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दोनों राज्यों के उत्तराखंड में रह रहे छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के छात्र छात्राओं ने अपने पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दोनों राज्यों के पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोक कला की झलक देखने को मिली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उपस्थित सभी लोगों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने के लिए देश की विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की परंपरा प्रारंभ की गई है। यह पहले राज्यों के बीच आपसी संवाद, सांस्कृतिक साझेदारी और राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत करती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाड़ियों की ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने आईजी ट्रैफिक अरुण मोहन जोशी से कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर अपने सुझाव कोर्ट में 6 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। पूर्व के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईजी ट्रैफिक अरुण मोहन जोशी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत करवाया कि ओवर स्पीड वाहनों को रोकने के लिए यातायात पुलिस कार्य कर रही है और ओवर स्पीड से चल रहे वाहनों का चालान करने के साथ ही कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे व रोड पर सेंसर लगा दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने उनसे इसको रोकने के लिए अपने अन्य सुझाव प्रस्तुत करने को कहा। जो है इसमें आज अपेयर हुए थे और उन्होंने बताया कोर्ट को कि हम जो है इस पे संजीदगी से कार्रवाई कर रहे हैं और जो सेंसर और गनर्स जो हम लगाने की कार्रवाई इसमें जो प्रगति पे है और जल्दी इसको हमारे उत्तराखंड में लगा दिया जाएगा। वहीं दूधली डोईवाला सड़क चौड़ाईकरण की मांग को लेकर के दूधली क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उत्तराखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से दूधली से देहरादून के लिए कूच करेंगे। बड़ी संख्या में
ट्रैक्टरों के साथ रवाना होंगे। लंबे समय से क्षेत्रीय ग्रामीण मात्र 6 किलोमीटर सड़क चौड़ाईकरण की मांग कर रहे हैं। 18 फरवरी को रोड जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी यानी कि आज से 11 मार्च तक के लिए आयोजित की जाएंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू की और 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। प्रदेश में इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 49 एकल केंद्र और 1196 मिश्रित केंद्र भी बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। परिषदीय परीक्षाएं 2025 की शुरुआत जो है वो कल प्रातः 10 बजे से होने वाली है और कल से हमने जो लिखित परीक्षाएं हमारी होने वाली हैं उसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस संबंध में पूर्व में हमने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में बातचीत कर ली थी और पूरी तैयारी के निर्देश उनको दे दिए थे। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश और आसपास के क्षेत्र में हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में एकाएक बड़ी ठंड के कारण लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मसूरी के आसपास के पर्यटन स्थल धनोल्टी, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, खपरी डिब्बा, सरकुंडा देवी और ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसका पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं धनोल्टी और आसपास के क्षेत्र में हुई बर्फबारी का सीधा असर पहाड़ों की रानी मसूरी में देखने को मिला। मसूरी में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर खुशी भी है। बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों में आज चटक धूप खिल रही है, जिस कारण ऊंची चोटियां दूर से ही बेहद खूबसूरत चांदी की तरह चमकती हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि कई तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में 1 से 2 फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्री बद्रीनाथ धाम जी के ऊंची चोटियों में तकरीबन 1 फीट से अधिक ताजी बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहीं दूसरी ओर श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम ऊंची चोटियों में भी लगभग 2 फीट के आसपास ताजी बर्फबारी हुई। वहीं बात करें विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल ओली की, तो यहां भी आधा फीट से अधिक बर्फ की ताजी परत जमी हुई देखी जा सकती है। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।